ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। यासीन बेग एक दफ़ा फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और आज मैं स्टॉकहोम स्वीडन में बैठा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक नामवर स्कॉलर, तारीख़दान, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं मेरे साथ। और बहुत सारे लोग, चूँकि ये अरसा दराज से यानी कि 1973 से स्वीडन में मुकीम हैं, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी शायद उस तरह उनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे तारीख़दान हैं, पाकिस्तान के अदबी हल्का है, तारीख़दानों का हल्का है, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें शामिल लोग जो है बहुत अच्छे से, इल्मी लोग जो है आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रहते तो आप स्वीडन में हैं लेकिन सारा काम जो है आपका इल्मी खिदमात और आपकी जो तालीमी खिदमात हैं वो सारी जो है तकरीबन पाकिस्तान के लिए वक्फ़ हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आप 73 में स्वीडन आए, लेकिन जो आपने यहाँ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की उस मकाले का मौजू भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। और फिर उसी बुनियाद पर जब आप डॉक्टर पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद आप जो है स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाने लगे और बिलाखिर प्रोफेसर के ओहदे पे फायज़ हुए। इसी तरह सिंगापुर गए। तो इनकी 6 किताबों की ये मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से 6 की 6 किताबें जो हैं वो अंग्रेज़ी में हैं। मैं आपसे उन किताबों से भी आपको मुतारिफ़ करवाता जाऊंगा। 2 किताबों का तर्जुमा भी हुआ है। पाकिस्तान की सियासत, नेशनलिज़म, पाकिस्तान का मज़हब और ख़ास तौर पर साउथ एशिया के हवाले से आपकी जो है इल्मी खिदमत यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। और यही वजह है कि मैं आज इनके साथ बैठा हूँ कि मुख्तसर से वक्त में हम इनका एक कोशिश करता हूँ मैं कि एक भरपूर तारुफ आप तक पहुँच जाए। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल जनाब, ठीक ठाक हूँ। और मैं जब यहाँ आपसे मिला और मुश्ताक साहब के हवाले से आपसे मुलाकात हुई, मैं कुछ जानता था, मैं भी थोड़ा सा बेअदब हो गया हूँ, तो थोड़ा बहुत आपसे वाकफ़ियत थी आपके काम से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मैंने वक्त ज़ाया किया उसको मैं हासिल करूँ। तो ज़रा सा थोड़ा सा मैंने तो बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ कराया, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपने मकाला यहाँ मुंतखब किया था पीएचडी करने के लिए, तो वो क्या था और वो क्यों मुंतखब किया? बात यह है कि मैं जब पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था और वहाँ पे जो डिस्कशन होती थी वो यही थी कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था। और आइडियोलॉजिकली 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू उस ज़माने में थे। एक ये कि इसको एक इस्लामिक रियासत बनाया जाए, दूसरों का ख्याल था कि नहीं ये तो एक मुस्लिम स्टेट होगी जैसे बाकी नेशनल स्टेट्स होती हैं। जी जी। और कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बेसिकली सेकुलर सोच के मालिक है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है पाकिस्तान के बनने के साथ ही पैदा हुई और आज तक ये इस पर कोई हतमन वो क्या कहते हैं फैसला नहीं हो सका। बिल्कुल। तो मैंने फिर ऐसे किया कि इसी टॉपिक के ऊपर लिखा जाए। जी जी। और इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में कंटेंट एनालिसिस। जी जी। कि आप जो आर्ग्यूमेंट है ना मुख्तलिफ, जी जी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक के मुतल्लिक उनका एनालिसिस करें। सही। तो मैंने एक रेंज बनाया जी 2 पोल्स का। एक पोल पे है वो स्टेट जिसमें इंसानों की अपनी राय की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह ताला से पहले से तय हो चुकी हैं। जी। और दूसरी आखिरी पोल पे था वो लोग जो रसूलुल्लाह की एक हदीस कोट करते हैं कि जब मैं तुम्हें दुनिया के मुतल्लिक बताऊं तो मैं एक इंसान हूं, लेकिन जब मैं कायनात के और आखिरत के मुतल्लिक बताऊं तो फिर मेरी रसालत जो है उससे आप मुस्तफीज़ हों। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो है, एक तरफ सेकुलर और एक तरफ एक्सट्रीम इस्लामिस्ट। इन सब को अगर आप देखें तो सब भी कुरान और हदीस और सुन्ना के हवाले से लोग आर्ग्यू करते हैं। बिल्कुल। तो मसला ये था कि इन आर्ग्यूमेंट्स के करने का तरीका क्या है, कैसे ये अपनी आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर कैसे आर्ग्यू करते हैं। मैंने इसमें फिर मैंने 4 पोजीशंस बनाई। ठीक है। सोच के हवाले से एक वो लोग जो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट जो है उसमें
ह्यूमन इनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं इस्लामिक स्टेट में ह्यूमन इनोवेशन की बहुत है अपना गुंजाइश चंद इलाकों के अलावा। ठीक। फिर वो लोग हैं जो सेकुलर स्टेट जो है वो इस्लाम में मुमकिन है, लेकिन जहाँ पे कुरान वाज़े तौर पे कुछ कहता है तो उसको हमने अप्लाई करना है। और आखिरी वो पोजीशन जो कहती है कि जी कुरान में तो कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल सी चीज़ है। और ये था एक एनालिसिस जिसका कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि आप जैसे भी चाहें रसूलुल्लाह की अहदीस को और कुरान शरीफ की आयत को आप जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सब ने किया। मौदूदी उसमें है, ये मोहम्मद असद जिसका बहुत नाम लिया जाता है ये उसमें है, उसमें जावेद इकबाल हैं, गुलाम अहमद परवेज़ हैं, और बाकी शायद इतने मशहूर नाम नहीं हैं, जिसमें से खलीफा अब्दुल हकीम भी हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मौजू पे लिखा, तो उनको मैंने फिर कैटेगराइज करके अच्छा। फैसला मेरा ये है कि आप अगर पाकिस्तान को एक जमहूरी स्टेट बनाना चाहते हैं तो मज़हब और स्टेट को अलग करना होगा, जो मर्जी आर्गुमेंट आप कर लें। ये मेरा कंक्लूजन है। अच्छा, तो उससे जब ये किताब और थीसिस आपकी शाया हुई तो उससे क्या कुछ पाकिस्तान में उसका कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में उस ज़माने में एतजाज़ एहसन लॉ मिनिस्टर थे। जी हाँ जी। तो जो है वैनगार्ड के पब्लिशर नजम सेठी वो चाहते थे इस किताब को ना वहाँ पे भी छापना। ठीक। ये तो जब वेस्ट में छपती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो उन्होंने फिर अप्लाई किया उसके लाइसेंस के लिए। अच्छा। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि भी मैं लाइसेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम इसे छाप लो तो हम इसको बैन भी नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये फिर वहाँ उन्होंने भी छापी 1992 में। और इसके बाद मैंने वो है एक सोशल साइंसेज इंडेक्स, अच्छा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज तक इस किताब को लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ना रिफ़र कर रहे हैं, वो साइटेशन आती जाती हैं। तो इट इज़ माई मोस्ट साइटेड वर्क, इसलिए कि सबसे पुराना भी है। ज़ाहिर वक्त हो गया। तो ये आज तक 1985 में छपा है या 86 में? 87 में एज ए बुक छपा है। बुक छपा है जी। तो तब से आप देखें। अच्छा। वो साइटेशंस में आ रहा है। अच्छा। तो आप तो पाकिस्तान भी जाते आते रहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर में आप विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, लेक्चर देते हैं, और अभी भी कुछ दिनों बाद आपको जाना। जो वहाँ आम लोगों से रद्द-ए-अमल होता है, जो बराह रास्त आप उस किताब के हवाले से या आपके जो भी नज़रियात हैं पाकिस्तान के हवाले से, एक इस्लामी रियासत के हवाले से, तो आप क्या महसूस करते हैं? लोग आपसे यानी एग्री करते हैं या ज़्यादातर लोग जो है डिसएग्री करते हैं? बात यह है कि जैसे वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया है, जी जी, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, तो उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने एक तरफ से इस चीज़ को देखा है। बिल्कुल। सारा स्कूल सिस्टम भी एक ही बात बताता है। जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो भी यही बात करते हैं। ग्रामशी ने कहा था कि हर स्टेट के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जी जी, और फिर वो कहता है एक होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो एक ख़ास क्लास की बात करते हैं। सही। एक हमने तीसरी कैटेगरी का जिक्र किया, उसे हम कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। सही। वो लोग जो ना क्लास को की जगह अपने आप को रोकते हैं ना स्टेट के लिए, वो वही बात करते हैं जो वो समझते हैं हक की हैं। तो जब मैं अपनी आर्ग्यूमेंट समझाता हूँ तो सुनने के बाद अक्सर और बेशतर लोग जो है ना वो सिंपैथेटिकली मेरी बात सुनते हैं। सही। लिहाजा लोगों में एक चाहत है एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का, वो चाहे एग्री ना करें, लेकिन अगर आप उन्हें विद रिस्पेक्ट समझाएं, ठीक है, और उनसे बात करें, तो मुझे अभी तक कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिला। अच्छा, जब आप लेक्चर्स वगैरह जो उम्मन देते हैं उनके मौज़ूआत भी पाकिस्तान के हवाले से होते हैं? जाहिर है, मैंने जो कोर्स पढ़ाया है पिछली दफ़ा, जी जी, वो यही पाकिस्तान पे ही था ना। पाकिस्तान पे फौजी रियासत क्यों है, गैरिजन स्टेट क्यों है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे बड़ी खुली अपना होती थी डिस्कशन। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था 1 जनवरी 2016 में। अच्छा। तो 24 फरवरी को मेरी सालगिरह होती है। अच्छा। तो वो बच्चों ने मेरी अपनी पार्टी कर दी। वाह। और उसके बाद उन्होंने एक कमेंट लिखा फेसबुक पे कि for 3.5 years we have been at the university, but it is now that we know why we are here.
तो मैं समझता हूँ वो कैप्चर कर जाता है बिल्कुल कि उनकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो बच्चों के जहन जो आपने पढ़े, जो उनके सवालात आते थे, उससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि नौजवान नस्ल जो है इस हवाले से क्या सोच रही है, जो आपका मौजू था? बात यह है कि उनको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एक्सट्रीमिज़म है और ये जो है टेररिज्म उसके साथ साथ चल रही है, ये कोई ऐसी गेम नहीं है जो सिर्फ हमें दूसरों को हिट करती है, ये हमें भी हिट करती है। लाहौर में मेरे होते हुए 2 दफ़ा बम चला, एक दफ़ा तो ये बिल्कुल करीब ही जब मैं जहाँ पे था वहाँ पे भी चला। तो इस्लामिक स्टेट के ऊपर मेरे ख्याल से काफ़ी लोग सुनने को तैयार हैं कि इसकी जो एक्सट्रीमिज़म है ना वो हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जाहिर है एक मुस्लिम मुआशरा है और उसमें इस्लाम का बहुत एक छाप आप कह लें, जज्बा है, मोहब्बत है, अकीदत है। तो लोग जो है एक सेकुलर स्टेट की आर्गुमेंट को शायद इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा काम ये नहीं है कि जो लोग पसंद करते हैं वो बात की जाए, बल्कि वो बात जो आपको समझ आती है कि वो सबके लिए उसमें भलाई है, उस पर आप बात करें। तो मेरा ख्याल जो सेकुलर स्टेट का वो ये है कि क्योंकि ये मुल्क 96% मुसलमानों का है, तो यहाँ पे तो किसी बाहर से आके हम पे कोई छा जाए वो तो मुमकिन है नहीं। लिहाजा अगर वो डर नहीं है तो फिर हम ऐसी स्टेट बनाएं जिसमें सबके साथ एक प्रोग्रेसिव तरीके से ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल, ये आर्गुमेंट है, वो लोगों को समझ आ जाती है, समझ आ रही है लोगों को। तो आप जो है वहाँ के जो आजकल के स्टूडेंट हैं उनकी जहनी सलाहियतों से, उनकी सोच से खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी क्लास में जितने बच्चे मिले हैं, और क्योंकि मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ तो पहले से ही बहुत लोग वहाँ पे तैयार होते हैं और वो आते रहते हैं। कई जगह पे मेरी टॉक्स भी हुई, अपना इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में और लाहौर के कई कॉलेजेस में, साहिवाल में, अब भी जाने पर फिर एक राउंड मेरा है तैयार। अच्छा, तो लोग ऐसे ही बुलाते हैं और वहाँ पे पब्लिक टॉक्स में देता हूँ, तो वहाँ पे ओपन डिस्कशन भी होती है। अच्छा, और जाहिर है कुछ लोग एग्री नहीं करते, तो उनके साथ भी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको रिलेट करना चाहिए। एकेडमिक का काम है पॉइंट ऑफ व्यू देना, किसी को मजबूर नहीं करना। ये तो हमारी बिल्कुल इसके खिलाफ है। बिल्कुल, यू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी लोग खुद डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, साउथ एशिया की सियासत और पाकिस्तान की सियासत, इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि मैं आप अपने ज़बानी जो है आपकी 6 अंग्रेज़ी में किताबें हैं, 2 का तर्जुमा भी हुआ है उर्दू में, ज़रा उसका एक मुख्तसर तारुफ पेश करें ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। तो जो आपकी पहली किताब आई थी, ज़रा उसका नाम बताइए आप, मैं उसको दिखाता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एन एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान, ये पहली किताब है जी। तो ये क्या इसका एक अगर आप समरी पेश करना चाहें? ये अभी तो इसी पे हम बोले, इसी पे बोल चुके हैं। ये यही किताबी शक्ल, ये किताब है उसकी शक्ल। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं आपकी दूसरी किताब की तरफ। दूसरी किताब का नाम आप बताइए। ये है स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो मैंने लिया था वो ये था कि 1970s 80s में खालिस्तान मूवमेंट, कश्मीर में एक मूवमेंट, मुहाजिर मूवमेंट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उस ज़माने में एक चकमा ट्राइब्स हैं उनकी मूवमेंट, और श्रीलंका में तामिल मूवमेंट चल रही थी। तो ये किताब है इस मौजू पे कि जब स्टेट्स बन जाती हैं डीकोलोनाइजेशन के बाद, तो उनके अंदर नेशनलिज्म जो है वो कैसे टकराती है एथनिक आइडेंटिटी के साथ, और क्यों चंद ग्रुप जो हैं वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे कि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट आई, ठीक है, और कश्मीर की जो मूवमेंट है वो आज तक चल रही है, और पाकिस्तान में मुहाजिर वर्सेस सिंधी आर्गुमेंट चली, खासा उसमें वायलेंस भी हुई। सही। और चकमा तो क्योंकि बहुत थोड़े हैं, लेकिन वहाँ पे भी वायलेंस खासी हुई है, बंगालियों ने जाके उनको खासा, फिर वो सिलहट का इलाका, सिलहट का इलाका है, और तामिल और वो सिनलीज कॉन्फ्लिक्ट तो आपके सामने है, तो ये उसके ऊपर है। और मेरी आर्गुमेंट ये है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं, अगर चाहे वो उनकी स्टोरी यानी काबिल कबूल भी हो,
लेकिन जैसी ये मॉडर्न स्टेट बन चुकी है, उसकी आर्मी, उसकी तशद्दुद की कैपेसिटी, तो एक स्टेट को तोड़ना मुमकिन नहीं है। अच्छा। और स्वाय इसके कि कोई ग्रेट पावर वहाँ पे इंटरवीन करे और उस स्टेट को डिफीट करे। सही। तो वो तो होता नहीं है। आजकल कोई भी नहीं ऐसे करता। ये सदाम हुसैन के साथ किया तो देखें दुनिया में कितना फिसाद बन गया, और कदाफी के साथ हुआ है। बिल्कुल। और तो दुनिया में कितनी तबाही आई है। पाकिस्तान या इंडिया में तो इंटरवेंशन मुमकिन भी नहीं है, ये एटॉमिक पावर्स हैं। तो मेरी आर्गुमेंट ये है कि आप कोशिश करें कि विद इन द स्टेट पैरामीटर्स आप अपनी ऑटोनॉमी की बात करें और राइट्स की बात करें, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। लेकिन अगर आप स्टेट के तोड़ने के लिए चलेंगे तो फिर स्टेट जो है अपने पूरे तशद्दुद से आएगी और आपको क्रश कर देगी। ये आर्गुमेंट। अच्छा, तो इस पर मैं एक ज़िमनी सवाल करता हुआ चलूँ, उसके बाद आपकी दूसरी किताब की तरफ आते हैं। वो सवाल ये है कि फिर जो अक्सर ये कहा जाता है, और पाकिस्तान में जो कुछ मूवमेंट वगैरह चल रही हैं, जैसे MQM की बात हो रही है, MQM का हालिया बयान भी आया था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान तोड़ना है। तो आपके ख्याल में क्या तोड़ना मुमकिन नहीं है पाकिस्तान को? ये सिर्फ ऐसे ही नारे हैं जज्बाती आवाम को वो करने के लिए? ये तो है ही अपना जज्बाती नारे, ख़ास तौर पे MQM के, क्योंकि उसकी जो क्या देखें आप टोपोग्राफी जो है MQM की, वो है कराची या ज़्यादातर हैदराबाद। जी जी। तो उसको तोड़ने के लिए तो पता नहीं अगर ऊपर से कोई कुव्वत आए तो मुमकिन है। वो तो एक फॉरेन पावर भी नहीं आके तोड़ सकती। अच्छा। पाकिस्तान का पूरा ग्रिप है उसके ऊपर। तो ये तो एक सेल्फ, वो क्या कहते हैं, सुसाइडल किस्म की आर्गुमेंट्स हैं। बिल्कुल। कोई चांस नहीं है। बलूचिस्तान में मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। अच्छा। अनलेस देयर इज एन अमेरिकन इंटरवेंशन। और अब तक ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आता? नहीं, वो अमेरिका लास्ट मोमेंट पे तो वो हर चीज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस स्टेट के फंक्शन होते हुए जो उनके बेसिक इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर रही, और अब तो उसको वो महल बलूचिस्तान में भी हाथ रोक के आएंगे। अच्छा। क्योंकि एक दफा जब आप एक स्टेट को तोड़ दें तो पूरा इलाका डिस्टेबलाइज हो जाता है। बिल्कुल। और वो कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। मेरी एक आर्गुमेंट है कि ये दुनिया जो है ना, उसमें एक बायस है टू प्रिजर्व द स्टेट, नॉट टू डिस्ट्रॉय द स्टेट। स्टेट जो एक दफा बन जाए उसकी प्रिजर्व करने के लिए सिस्टम की इंटरेस्ट है। तो फिर मशरकी पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? वही देखे ना, इंडियन इंटरवेंशन हुई ना। और क्योंकि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में इतना जियोग्राफिकल था, तो इंडियन इंटरवेंशन कामयाब हुई। ठीक। अगर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और ईस्ट अपना बंगाल के लोग लड़ते एक दूसरे के साथ तो शायद वो नहीं था टूट सकता। अच्छा। हाँ, इंडियन इंटरवेंशन के बगैर नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल था बहुत उनका अलग हो जाना। तो अगर इंडिया कराची के हवाले से कोई मदद कर रहा है, जैसे इल्जामात लग रहे हैं, हाँ, तो इसके भी कोई चांसेस हैं आगे चलकर? नहीं, पाकिस्तान में देखें, यहाँ पे तो पाकिस्तान की स्टेट जो है अपनी पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल रखती है ना। वहाँ पे तो वाया उन्हें जाना पड़ता था श्रीलंका से। बिल्कुल। और हवाई जहाज लिंक था। बिल्कुल। 6 घंटे लगते थे अगर इंडिया पर्सन आ जाए। अगर इंडिया पर्सन जाए वो तो हो ही नहीं ना सकता। हाउ कैन यू कंडक्ट अ वॉर जहाँ पे आपके सोल्जर जो है जहाज से ट्रेवल कर रहे हैं, उसको शूट डाउन कर देंगे। तो वो तो एक केस ही और है। बिल्कुल। आइए जनाब, आपकी दूसरी किताब की तरफ आते हैं। जरा तीसरी किताब की तरफ जरा इसका तारुफ कराइए। हाँ जी, इसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप राइट्स। और ये मेरी किताब जो है, ये इसको मैंने एडिट किया है, लिहाजा इसमें 4 मेरे आर्टिकल हैं जी और 7 दूसरे कोलीग्स के हैं। ठीक है। ये मेरा आइडिया ये था कि ह्यूमन राइट्स में इनफरादी हकूक की बात है जी। तो क्या कुछ ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि एक ग्रुप के भी राइट्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें मैंने कहा कि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जी, मसलन जैसे कि दलित या अछूत हिंदुस्तान में थे, और ऐसे हमारे इलाके में भी हैं जो बेचारे बिल्कुल पिसे हुए लोग हैं, इन लोगों को अगर एक स्पेशल कोटे के जरिए कुछ राइट्स दिए जाएं, उनके लिए नौकरियां बनाई जाएं। हाँ जी। और ये महल वहाँ पे भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, शायद कनाडा में भी होता है जी। तो जैसे कनाडा में जो नेटिव हैं वहाँ के, हाँ, उनके लिए। हाँ। तो ऐसे ग्रुप्स के लिए आप स्पेशल राइट्स बना सकते हैं। लेकिन उनका मकसद ये होना चाहिए कि उनको लिफ्ट करके मेन सिटीजन के लेवल तक लाया। ये नहीं कि अगर आप
मुसलमान कह रहे हैं हमारे स्पेशल राइट्स दे दें, हिंदू कह रहे हैं हमारे स्पेशल राइट्स दे दें, उसके मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल। रिलीजियसली आप कई कम्युनिटीज हो सकते हैं, लेकिन एक ही सिटीजन की कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें सबके एक ही राइट्स हो और एक ही ऑब्लिगेशंस हो। तो ग्रुप राइट्स ओनली फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। मसलन पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि औरतों के लिए एक स्पेशल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि दे आर डेफिनेटली फार बिहाइंड मैन। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरशिप ये वो जेंडर के हवाले से, लेकिन जनरली आई एम इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, बट फॉर स्पेशल हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, यस, ग्रुप राइट्स। ठीक है। तो अगर जो आप औरतों की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में औरतों के हुकूक के लिए, तो 2-3 क्या अहम पॉइंट हैं जो औरतों के हुकूक फौरी मिलने चाहिए और जिस पर सबसे ज्यादा जी? इसमें एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि औरतों के जो है, देखिए ना, पब्लिक में आने का, फ्रीली मूव करने का, ये बेसिक ह्यूमन राइट जो है, यही वहाँ पे अब आम औरतों के लिए नहीं है। मुश्किल है, बहुत बेहद मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बाहर निकलते ही औरत के साथ, अपर के क्लास के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो कार में करते हैं ट्रैवल, वो कपड़े क्या पहनते हैं, वो जुबान कौन बोलते हैं, वो किन को मिलते हैं, ये आम मौलवी और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट के हाथ से बाहर है। बिल्कुल। जो आम मिडिल क्लास की लड़कियां बेचारी काम करती हैं, या जो किसी करियर में जाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, वो बड़ी डिसएडवांटेज में है। मोहल्ले में बदमाशी, इधर बदमाशी, तो जॉब प्लेसेस पे बड़ी हैरेसमेंट है। पाकिस्तान में कुछ कानून बने हैं हैरेसमेंट के खिलाफ, अभी बन रहे हैं कुछ और भी बन रहे हैं। तो ये अच्छी प्रोग्रेसिव है अपना चेंज। और कुछ इलाकों में मसलन पख्तून सोसाइटी में, बलोच सोसाइटी में तो औरत नजर ही नहीं आती, वहाँ पे और ज्यादा एफर्ट होना चाहिए। तो औरतों को पब्लिक में आने का हक देना चाहिए। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पहली मतलब इस्लामी रियासतों में पहली जो है हमारी प्रेसिडेंट थी जो खातून थी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, तो क्या ये कोई अचीवमेंट है या बस एक वक्त का एक शोशा था, या एक को सामने लाकर जो है वो ये बता दिया गया कि औरत की हम बड़ी ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन असल में माशरा तो वहीं पड़ा हुआ है? असल में यह बात ही है कि लोगों ने वोट दिया है ज़िया डिक्टेटरशिप के खिलाफ, ठीक है, और बेनज़ीर भुट्टो ने वोट लिया है अपने वालिद की रेपुटेशन की बुनियाद पे। बिल्कुल। किस हद तक उसको अपनी शख्सियत की वजह से वोट मिले, इस पे बात हो सकती है। शायद उसकी अपनी भी एक कशिश है कि शी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमन, बोलती अच्छा थी, खूबसूरत शख्सियत। इसका मतलब ये वो शख्सी बुनियाद पर हुआ, लेकिन उसकी औरत की इज्जत से उसका कोई ऐसा ताल्लुक दूर से भी कोई इसका खुद देखें कि उनके दौरे हुकूमत में औरतों को के लिए कोई काम नहीं, कोई खास काम नहीं हुआ, बहुत ही माइनर, इंतहाई माइनर, ठीक है ना। उससे ज्यादा तो परवेज मुशर्रफ का हम लान तान करते हैं, लेकिन उसके सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है आपने ये की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इस्लामिक कानून में प्रोग्रेसिव चेंज आए हैं वो 2 मिलिट्री रूलर्स की वजह से आए हैं। एक जनरल यूब की मुस्लिम फैमिली लॉज, और उससे पहले या उसके बाद शायद वो आए थे कि शरिया लॉ के मुताबिक औरतों को भी प्रॉपर्टी में हक दिया जाए। उससे पहले तो कस्टमरी लॉ थी ना, तो औरतों को राइट देते नहीं थे, प्रॉपर्टी देते नहीं थे। और फिर मुशर्रफ ने आके जो है रेप लॉ को चेंज किया, और जो है क्योंकि जो रियासत छोड़ गए थे, पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाई, सीटें मखसूस की गई, ज्यादा औरतें। बेशक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मगर फिर एक और मिलिट्री डिक्टेटर ने इस्लामाइजेशन भी की कर दी, तो मिलिट्री जो चाहे कर सकती है, प्रोग्रेस लाए तो वो भी कर ले, और जो अगर चाहे तो रिएक्शनरी कल्चर प्रमोट करना चाहे तो वो भी कर लेते। अच्छा, अब इसी हवाले से एक आखिरी सवाल करते हुए मैं फिर अगली किताब की तरफ जाऊंगा। वो ये है कि फिर सियासतदानों को आप कैसा पाते हैं कि वो अपने अवाम के हुकूक, औरतों के हुकूक, इन चीज़ों पर वो मतलब क्या उनके पास वो सहूलत या पावर नहीं है कि वो कोई बड़ी तब्दीली ला सकें? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी और इनके जो नॉर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हैं, ये कभी सीरियसली किसी ने नहीं इनको रिस्पेक्ट किया पहले दिन से। ये बाद में नहीं ख़राब हुआ, ये पहले दिन से ऐसे ही हुआ है कि जो है ना एग्जेक्टिव पावर है वो डोमिनेट करती रही है ओवर पार्लियामेंट्री पावर। ठीक। और सो ये एक पुराना ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल।
और तो मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ नाम नेहाद जमहूरियत है। मतलब जमहूरियत होना अच्छी बात है, डिस्कशन हो जाती है, पब्लिक में कुछ बातें आ जाती हैं और ये कानून भी चंद अच्छे बन जाते हैं, लेकिन इन्हीं कानून में रिएक्शनरी कानून भी ये ले आते हैं। तो लगता ये है कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक तो नजरियाती सोच की वजह से पसमानदा है, ठीक है, और दूसरी वजह यह है कि ये अच्छी बात आपने की। हाँ, दूसरी वजह यह है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सिविल सेक्टर के पास नहीं है, वो आर्मी के हक में बहुत ज्यादा है, तो उनको उसी लिमिट के अंदर अपनी बात करनी पड़ती है। तो आपके ख्याल में अगर हम इसको इस तरह देखें, जो अस्करी ताकतें हैं, ठीक है, या जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वही बुनियादी तौर पर जो वहाँ के अवाम के हुकूक हैं उनमें हारिज है, हुकूक ना मिलने में? ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि जब पाकिस्तान बना था तो मैंने अपनी किताब जो है गैरिजन स्टेट, जिस पे हम बोलेंगे अभी बात करेंगे, उसमें मैंने शो किया कि सिविलियन और मिलिट्री जो हमारे लीडर्स थे, दोनों पाकिस्तान को एक मजबूत अस्करी रियासत बनाना चाहते थे। ठीक। तो ये सिर्फ फौज का काम नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का भी था। और उसकी वजह थी कि देखें, जब पार्टीशन की डिमांड हुई, ये लोगों ने कभी समझाया नहीं, तो हमने डिमांड किया था पूरा बंगाल और पूरा पंजाब। सही। उसको फिर काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम मजहबी बुनियाद पे होगी, जी जी, तो फिर हम उसी बुनियाद पे पंजाब और बंगाल जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, इनकी डिमांड करेंगे कि जो इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटीज़ में नहीं है वो उनको उनसे अलग किया जाए। बिल्कुल। और ये फिर उनको मानना पड़ा कायदे आज़म को भी, क्योंकि आपकी अगर ये मंतिक है कि मज़हब की बुनियाद पर एक खिता टूट सकता है, तो फिर जो प्रोविंसेस हैं वो क्यों नहीं टूट सकते? तो फिर उनको ये मानना पड़ा। उससे हुआ ये कि जो बॉर्डर दिल्ली के ऊपर जाके बनना था पंजाब का, जी जी, और इंडिया में फिर एक गैरिजन स्टेट बनती कि उनका कैपिटल विद इन द रेंज ऑफ पाकिस्तान है। ठीक ठीक ठीक। वो बॉर्डर आ गया लाहौर पे, और जब लाहौर पे आ गया तो पाकिस्तान तो 1947 में तो सिर्फ लाहौर था ना, बाद में कराची बना और कुछ और बना, एक ही शहर था जिसका कुछ मुकाम था। बिल्कुल, समझे आप? बिल्कुल। तो पाकिस्तान की एक कहते हैं नेसेसिटी भी थी कि इसको कैसे डिफेंस इसकी ऑर्गेनाइज की जाए। अच्छा। तो वो जाहिर है फिर आर्मी कर सकती है। तो उस रूट से आर्मी की शुरू से स्टेट के रखवाले के तौर पे एक खास रोल बना। बिल्कुल। जिसको फिर सियासतदानों की हिमाकतों की वजह से कदम ब कदम वो पावर लेते गए, और एक मौका आया कि अब उनको पता है कि हमारे बगैर ये स्टेट कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसे कहते हैं डीप स्टेट। ये लेकिन डीप स्टेट पहले दिन से नहीं थी। ये अगर पॉलिटिशियंस वाकई कोई अच्छी लीडरशिप देते तो शायद एक और रूट भी निकल आता। अच्छा। इनका ये नकारे थे। इन्होंने देखे कायदे आजम के बाद लियाकत अली हैं जो कि एक नेशनल लीडर थे, जब उनको मार दिया उसके बाद तो वैक्यूम है ना। बिल्कुल। और बिल्कुल अपना इनकॉम्पिटेंट लोग, करप्ट लोग आए हैं। तो वो फिर जो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन था वो तो सिर्फ आर्मी का था। बिल्कुल। तो इस तरीके से आर्मी देन इज नाउ, उनको मौका मिला ऐसे। ठीक है।